नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। आधुनिक समाज में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें महिलाओं का आना सामाजिक बंधन माना जाता था, लेकिन कुछ साहसी महिलाओं ने इस बंधन को तोड़ा है और अपने साथ साथ और भी महिलाओं के लिए द्वार खोले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप भट्ट और आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। दोस्तों, आज का हमारा बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का एपिसोड महिला प्रधान कहा जा सकता है। आज के दिन कुछ बहुत ही साहसी महिलाओं का जन्म हुआ है। उनमें से सबसे पहली महिला लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने जनता के लिए लगातार आवाज उठाई है। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उनके कार्य और लेखनी का क्षेत्र रहा है। उनकी ही कलम से 1084 की मां जैसी झकझोर देने वाली रचना निकली है। दोस्तों, उनका नाम है महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी ने लेखन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी भाग लिया है। उनका लेखन बेहद संवेदनशील तथा वैचारिक है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से साहित्य को बहुत समृद्धशाली बनाया है। महाश्वेता जी हमेशा स्त्री अधिकारों तथा आदिवासियों के हितों के लिए लड़ती रहीं। 1996 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाश्वेता देवी का जन्म 14 जनवरी 1926 को ढाका में हुआ था। उनके पिता मनीष खटक कवि और उपन्यासकार थे और उनकी मां धारित्री देवी भी लेखिका थीं। इसके अलावा भारत के सबसे बड़े फिल्म निर्देशकों में से एक ऋत्विक घटक उनके पिता के बड़े भाई थे। महाश्वेता जी ने स्कूली शिक्षा ढाका में ही प्राप्त की। भारत के विभाजन के समय उनका परिवार पश्चिम बंगाल में आकर रहने लगा। नई जगह में भी महाश्वेता जी ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से अंग्रेजी में बीए किया। इसके बाद अंग्रेजी विषय में ही उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया। दोस्तों, पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने शिक्षक और पत्रकार के रूप में काम किया। 1964 में उन्होंने विजयगढ़ कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। वो ज्यादातर अपने कॉलेज में ग्रामीण क्षेत्रों की पिछड़ी जातियों और महिलाओं की हालत पर बोलती थीं। शिक्षण में उन्हें अच्छी तरक्की मिली और जल्दी ही उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी व्याख्याता यानी प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। महाश्वेता जी का लेखन कार्य छोटी उम्र में ही शुरू हो गया था। बचपन में उन्होंने विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं के लिए लघु कथाएं और कविताएं लिखी। उन्होंने अपनी लेखनी की शुरुआत कविता से ही की थी, फिर वो कहानी लिखने लगी और उसके बाद उन्होंने लिखे उपन्यास। 1956 में प्रकाशित हुई झांसी की रानी उनकी पहली किताब थी। इसके प्रकाशित होने के बाद महाश्वेता जी समझ गई थीं कि उन्हें अपने लेखन से क्या रचना है। झांसी की रानी के लिए महाश्वेता जी ने गहन शोध किया। उन्होंने इस किताब में जबलपुर, पूना, इंदौर और ललितपुर के जंगलों के साथ झांसी, ग्वालियर और कालपी में हुई तमाम घटनाओं का वर्णन किया है। ये घटनाएं इतिहास में 1857 से 1858 के बीच दर्ज हैं। इस किताब ने उनकी लेखनी बदल कर रख दी थी। झांसी की रानी के बाद उन्होंने अपना पहला उपन्यास नाती लिखा। इसके बाद उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं अग्निगर्भ, जंगल के दावेदार, 1084 की मां, माहेश्वर, मास्टर साहब, जली थी अग्निशिखा, जकड़न और ग्राम बांग्ला सामने आए। पिछले 40 वर्षों में उनकी छोटी छोटी कहानियों के 20 संग्रह प्रकाशित किए जा चुके हैं और करीब 100 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। As far as I am concerned,
I want to live forever. That's why I have asked you. I will leave it in writing. After my death, I am not to be cremated. I don't believe in being cremated and ashes. I must sleep very well. No. I want to be buried somewhere. You know mine. I would love to be buried in Purulia, but they are such old-time Hindus, they will not allow it. So Tejgarh is the best option for me. And I have seen the place which you have decided. What I want after my death, to bury me and you plant a Mahoratri. महाश्वेता जी ने सामाजिक कार्य बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में किया है। उन्होंने लोहड़ा तथा शबरा आदिवासियों की दीन दशा को सुधारने के बहुत प्रयास किए हैं। बिहार के पलामू क्षेत्र के आदिवासी भी उनके ध्यान से दूर नहीं रहे। महाश्वेता जी ने महिलाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए संकल्प लिए हैं। दोस्तों, महाश्वेता जी उन हस्तियों में से हैं जो गरीबों के बीच जाकर अपनी लेखनी को सशक्त करते हैं। भारत सरकार ने उनके सामाजिक और साहित्यिक योगदान को देखते हुए पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारी दूसरी हस्ती भी एक साहसी महिला है। वो हिंदी सिनेमा में काम करने वाली अग्रणीय महिलाओं में से हैं। उन्होंने फिल्मों में कई सशक्त किरदार निभाए। दोस्तों, उनका नाम है दुर्गा खोटे। उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी है। 2000 में इंडिया टुडे मैगजीन ने अपने शताब्दी अंक में 100 पीपल हु शेप्ड इंडिया में उन्हें शामिल किया था। हमारा हुक्म अंधी ममता का मोहताज नहीं, लेकिन सलीम का मोहताज है। महारानी, अगर आज ये देखना है कि शहंशाह का हुक्म ठुकराया भी जा सकता है, तो सलीम को हुक्म सुना के देखिए। उसके दिल में हमारी ये कद्र है। सलीम के दिल में अपनी मोहब्बत का अंदाजा उसकी मौजूदा हालत से न लगाइए। ये तूफान आराम से गुजर जाने दीजिए, फिर देखिए सलीम क्या बन जाता है। और ये तूफान किस तरह गुजरेगा? उसे अनारकली दे दीजिए। अनारकली को अपना बनाकर सलीम हमारा बन जाएगा। अपनी औलाद को अपना बनाने के लिए हमें कनीज का एहसान उठाना होगा। औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता। आप माँ हैं, सिर्फ माँ। और आप शहंशाह हैं, सिर्फ शहंशाह। दोस्तों, जिस समय दुर्गा जी सिनेमा में आई, उस समय फिल्मों में महिलाओं का आना अच्छा नहीं माना जाता था। दुर्गा जी ने सामाजिक पाबंदी को तोड़ा और इसके बाद उनसे प्रभावित होकर जाने कितनी महिलाएं अभिनय की राह पर आईं। साथ ही सिनेमा की तरह इप्टा के आंदोलन से और महिलाएं भी जुड़ी। दुर्गा जी का जन्म 14 जनवरी 1905 को महाराष्ट्र में हुआ था। दोस्तों, जीवन का एक पड़ाव पार करते ही दुर्गा जी के सामने मुसीबतें आ गईं। वो मात्र 26 साल की ही उम्र में विधवा हो गईं। अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए दुर्गा जी ने सिनेमा में मौका देखा। दोस्तों, ये सिनेमा का शुरुआती दौर था। इस समय उच्च घरों की महिलाओं का फिल्मों में काम करना खराब माना जाता था। महिलाओं पर इस पाबंदी के चलते कई महिला किरदार पुरुष ही निभाते थे, लेकिन दुर्गा जी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1931 में बनी मूक फिल्म फरेबी जाल दुर्गा जी की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी। ऐसी ही छोटी भूमिका उन्हें फिल्म माया मचिंद्रा में भी मिली, लेकिन इसके बाद उन्हें मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम मिलने लगा। अयोध्याचा राजा उनकी मुख्य भूमिका में पहली फिल्म थी। फिल्म हिट रही और इसके बाद दुर्गा जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, दुर्गा जी ने सबसे पहले प्रोडक्शन हाउस से वेतन पर रहने के बजाय फ्रीलांस कलाकार के तौर पर काम करना भी शुरू किया था।
दुर्गा जी ने इसके अलावा भी और कई साहसिक कदम उठाए। 1937 में इन्होंने साथी नाम की फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये किसी महिला के द्वारा भारतीय सिनेमा में उठाया गया पहला बड़ा कदम था। दोस्तों, 40 का दशक दुर्गा जी के लिए बहुत ही कामयाब रहा। इस दशक में उन्होंने पयाची दासी, भरत मिलाप आदि में बेहतरीन अभिनय किया। इस दशक में दुर्गा जी ने अभिनय के साथ साथ थिएटर में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के साथ मुंबई मराठी साहित्य संघ में अनेकों नाटक किए। अपने करियर के अंतिम सालों में दुर्गा जी ने कुछ सशक्त चरित्र निभाए। जोधा बाई, बॉबी, वक्त, विदाई उनके अभिनय के बिना अधूरी सी रह जाती है। रामचरण, सुधाकर पूछेगा कि मेरी बहन कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगे? दोस्तों, विदाई के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, दुर्गा जी के प्रोडक्शन हाउस ने लगातार काम किया। उनकी कंपनी ने दूरदर्शन पर वागले की दुनिया बनाया। दोस्तों, दुर्गा जी के बाद उनके परिवार के कई लोग भी फिल्मी पेशे से जुड़े हैं। दुर्गा जी का 22 सितंबर 1991 को निधन हो गया। उनके संघर्ष की दास्तान, उनकी जीवनी आए दुर्गा खोटे में दर्ज है। दुर्गा जी को भारत सरकार ने सम्मानित करते हुए 1983 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया। 3 मई 2013 को सरकार ने उनका डाक टिकट भी जारी किया। हमारी ओर से इस साहसी महिला को भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, अब हम जिस सितारे की बात करने वाले हैं वो भारतीय फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग की बहुत बड़ी उम्मीद है। उन्होंने कई टीमों के लिए फॉर्मूला 1 रेसिंग में भाग लिया है और कई टूर्नामेंट्स भी जीते हैं। दोस्तों, उनका नाम है कुमार राम नारायण कार्तिकेयन। दोस्तों, कार्तिकेयन का जन्म 14 जनवरी 1977 को कोयम्बटूर, तमिलनाडु में हुआ। इसी शहर के स्टेन्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। कार रेसिंग के प्रति उनमें बचपन से ही रुचि थी। उनके पिता ने इंडियन नेशनल रैली में साउथ इंडिया रैली 7 बार जीती थी। इसके अलावा वो भारत के प्रसिद्ध ड्राइवर एस करिवर्धन के संबंधी भी रहे। इस तरह कार्तिकेयन को बचपन से ही अच्छी दिशा मिली और 1992 में वो फ्रांस के एल्फ विनफील्ड रेसिंग स्कूल गए और वहां अपनी प्रतिभा का परिचय करवाया। इसके बाद भारत और बाकी विश्व में वो रेसिंग के लिए जाते रहे। 1993 में वो भारत वापस आए और उन्होंने फॉर्मूला मारुति रेस में भाग लिया। इसी साल कार्तिकेयन ने फॉर्मूला वॉक्सहॉल जूनियर चैंपियनशिप पूरी की। इन रेसों से कार्तिकेयन को बहुत अच्छा अनुभव मिला। दोस्तों, अपने अनुभव को आगे बढ़ाते हुए 1994 में कार्तिकेयन ने फॉर्मूला फोर्ड ज़ेटैक सीरीज में फाउंडेशन रेसिंग टीम की ओर से भाग लिया और इसके बाद एस्टोरिल में हुई पोर्चुगीज ग्रैंड प्री में पोडियम पूरा करके वो सुर्खियों में आए। ये कार्तिकेयन के लिए अच्छा समय था। इस समय उन्होंने ब्रिटिश फॉर्मूला फोर्ड विंटर सीरीज में भी भाग लिया और ये सीरीज जीतकर वो यूरोप में चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। 1995 में शाह आलम मलेशिया में हुई रेस में वो दूसरे नंबर पर रहे। 1996 में वो पूरे सेशन फॉर्मूला एशिया इंटरनेशनल सीरीज में रहे। उन्होंने इस सीरीज में अपना हुनर दिखाया और जीत हासिल की। ये सीरीज जीतने वाले वो पहले भारतीय और एशियाई मूल के रेसर बने। There's an awful lot of people taking an awful lot of interest in this driver. Narain Karthikeyan, the Jordan, the Ferrari.
इन जीतों से कार्तिकेयन और ज्यादा आत्मविश्वास से भर गए और उन्होंने ब्रिटिश फॉर्मूला ओपन चैंपियनशिप में नेमेसिस मोटरस्पोर्ट टीम की ओर से भाग लिया। ब्रिटेन में हुई कार रेसों को पूरा करने के बाद कार्तिकेयन ने मकाओ ग्रां प्री में भाग लिया। इसी बीच कार्तिकेयन ने इंटरनेशनल F3 रेस और कोरियन सुपर प्री भी जीती। नई सदी में कार्तिकेयन को अपने करियर से नई उम्मीदें थीं। उन्होंने 2001 में फॉर्मूला निप्पो F3000 चैंपियनशिप से शुरुआत की और साल के अंत में वो टॉप 10 में शामिल हो गए। जैगुआर रेसिंग टीम के साथ अभ्यास करते हुए उन्होंने पहली बार फॉर्मूला 1 कार चलाई। इसके साथ ही वो फॉर्मूला 1 कार चलाने वाले पहले भारतीय भी बन गए। I'm in a different situation, coming from India, everything was new for everybody to understand the sport and so on. And then I had to, plan my own career, and it was the first ever time a driver took this up as a profession. And now there are a lot of young kids following my footsteps. So it was quite hard for me in the beginning. I had to find my own sponsors and so on. But then training was not a big part of my thing until Formula 3 or even later. And then I met Gerard in 2003, and then ever since I've been trying to take it pretty seriously, and I'm at a good level right now. And obviously there's always things to improve on performance, on inside the car, outside the car, and overall. So we always look for the little gains so that when you go to the circuit, you concentrate on the driving and get the best out of yourself. कार्तिकेयन के प्रदर्शन को काफी पसंद किया गया और इसके बाद उन्हें जॉर्डन होंडा EJ11 टेस्ट करने का न्योता मिला। इससे कार्तिकेयन को बहुत प्रसिद्धि मिली। 2002 में कार्तिकेयन टीम टाटा RC मोटरस्पोर्ट के साथ टेलीफोनिका वर्ल्ड सीरीज में भाग लेने चले गए। ये साल उनके करियर के लिए भी अच्छा रहा और उन्होंने वर्ल्ड सीरीज बाय निसान में भाग लेकर वेलेंसिया, स्पेन और फ्रांस में जीत दर्ज की। इस प्रदर्शन की बदौलत 2005 में वो पूरे समय के लिए जॉर्डन की टीम में शामिल हो गए, लेकिन अगले ही साल उन्हें टीम में अपनी जगह गंवानी पड़ी। इस निराशा के बाद कार्तिकेयन ने फिर से कड़ी मेहनत की और 2 बार A1 ग्रां प्री जीती। Karthikeyan comes down towards the final corner at Zhuhai here in China, and India becomes the 14th nation in A1 GP to take victory. ये साल कार्तिकेयन के लिए अच्छा रहा और वो जॉर्डन टीम के लिए फिर से चुने गए, लेकिन इस बार किस्मत ने उनकी राह रोक दी और वो रेस के शुरू होने से पहले ही घायल हो गए। 2011 में कार्तिकेयन ने HRT में जबरदस्त वापसी की है। कार्तिकेयन अभी भी कड़ी मेहनत से फॉर्मूला 1 में अपना नाम करने में लगे हुए हैं। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की बधाई। दोस्तों, हमने शो की शुरुआत में ऐसी महिलाओं के बारे में बात की जिन्होंने पुरुष अधिकार वाले क्षेत्रों में महिलाओं के आने की शुरुआत की। हमारे आज के शो की आखिरी हस्ती ने अंतरिक्ष में महिलाओं की अगुवाई की है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शैनन वेल्स लूसिड की। लूसिड आज ही के दिन 1943 में चीन के शंघाई शहर में जन्मी थी। 1960 में उन्होंने बिथैनी हाई स्कूल से स्नातक किया और इसके बाद उन्होंने ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में डिग्री ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इसी विश्वविद्यालय में रसायन विभाग की सहायक शिक्षक के तौर पर पढ़ाने लगी। अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए लूसिड ओक्लाहोमा मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद पर काम करने लगी। काम के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टरेट की उपाधि पाई। डॉक्टरेट के बाद लूसिड इसी संस्थान में रिसर्च भी करने लगी। वो बायोकेमिस्ट्री में रिसर्च तो कर रही थी, लेकिन उनकी मंजिल कहीं और तय थी। 1978 में उनके जीवन में बड़ा मोड़ आया और उन्हें नासा ने एस्ट्रोनॉट प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बुलाया। नासा जाने के 1 साल बाद लूसिड एस्ट्रोनॉट बन गई। साथ ही नासा के स्पेस शटल फ्लाइट क्रूज में लूसिड मिशन स्पेशलिस्ट बन गई। 17 जून 1985 को उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की। उनके पहले स्पेस मिशन का नाम STS-51G डिस्कवरी था। इस मिशन के तहत वो 24 जून तक अंतरिक्ष में रहीं।
इसके बाद अगले 15 सालों में उन्होंने 20 बार अंतरिक्ष की यात्रा की। लूसिड ने मार्च 1956 में STS-76 अटलांटिस से यात्रा की। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध उड़ान है। इस दौरान वो अंतरिक्ष में रहकर अपना कार्य करती रहीं। लूसिड 22 सितंबर 1996 को STS-79 अटलांटिस से वापस आई। इन 188 दिनों में उन्होंने करीब 7 करोड़ 50 लाख मील की अंतरिक्ष में यात्रा की। Tired of looking out the window and looking at our Earth. It is just so beautiful. And the one thing that I really enjoyed on this long space flight was the fact that I was able to see the seasons change on the Earth. Now I started off in March, so as we were flying over the northern hemisphere, I would look out and I could see the frozen lakes, and I could see snow on all the Central Asia as we flew over. And then in just a space of a few weeks, I saw the ice break up in all these lakes, and then I saw the snow melt, and then the green fields, come up. And it was just a remarkable experience to see the seasons change. One of the very beautiful things that I saw when I was up in on Mir was we had a real good pair of binoculars, and so as we flew over Kennedy Space Center, and I looked down, I could see Atlantis on the pad ready to launch, and that was pretty neat. And then after Atlantis STS-79 launched, we could see as it sort of climbed up in the sky, and so that was pretty neat, knowing that somebody was coming to rendezvous with us, and then I was going to get to come home. लूसिड का पूरे विश्व में बड़ा सम्मान हुआ है। उन्हें ओक्लाहोमा के ओक्लाहोमा एविएशन एंड स्पेस हॉल ऑफ फेम में रखा गया है। मार्च 1997 में उन्हें नेशनल एविएशन क्लब ने पहले सालाना कैथरीन एंड मजोरी स्टिनसन अवार्ड फॉर अचीवमेंट से पुरस्कृत किया। No, it's just great to be home, and I want to say thank you to everybody that supported the mission here on the ground. It was a great mission. It was a great adventure. I thoroughly enjoyed it, but the reason why it all worked was due to all the people that worked so hard to make it so great. And I am so thankful to everything that everybody did, and I'm glad to be home. And all I can say is Houston never looked so good. Thanks. – 2002 में नासा ने उन्हें मुख्य वैज्ञानिक चुना है। 3 दशकों की अपनी सेवा के बाद लूसिड नासा से सेवानिवृत्त हो गईं। उनके द्वारा अंतरिक्ष में बिताए गए 223 दिन किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष में बिताए गए दिनों से ज्यादा हैं। लूसिड विश्व भर की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब मुझे यानी संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, काटे बदले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,